नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान से बदला लेने रजत चौधरी का परिवार मनाली होटल पहुंचता है। वहां आहान को देखकर रजत की मां सुहासिनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो आहान को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। इतने में रजत के पिता ब्रिज चौधरी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है। ब्रिज होटल में पहुंचते ही वहां का पूरा नजारा देख लिया था। इससे वो समझ गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं है। इस समय आहान के पास राज चोपड़ा और गुरुजी भी वहां मौजूद थे। राज चोपड़ा ने कहा, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? राज का नाम सुनते ही सुहासिनी के होश उड़ गए। इसके बाद रजत चौधरी का पूरा परिवार घुटने टेक दिए और आहान से अपनी जान की भीख मांगने लगे। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और आगे क्या कुछ नया होता है। आहान के कहने पर सुहासिनी का भेजा हुआ गुंडा उसे मनाली होटल बुलाता है। यह बात सुनकर रजत चौधरी अपनी मां सुहासिनी से कहता है, अच्छा मोम, लेट्स गो। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उससे अपने पैर पकड़कर माफी मंगवाऊंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रिज चौधरी ये सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये कोई चाल भी हो सकता है। कैसे पिता हैं आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौल रहा। आप एक बहुत ही बेकार पिता हैं। सुहासिनी ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात मानो और मत जाओ। हो सकता है सुशील खुद वहां फंस गया हो। अगर उसने आहान को सच में पकड़ लिया होता तो फिर वो उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आता? ब्रिज ने समझाने की कोशिश की, क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशील हमें धोखा देगा? उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। बात चाहे जो भी हो, पर आज अब मेरा बेटा उस आदमी से बदला लेकर रहेगा। आप आना चाहते हैं तो आइए, वरना हम जा रहे हैं। सुहासिनी से अपनी बेटी की तकलीफ बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, इसलिए अब वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे मनाली होटल पहुंचे। उसके पीछे पीछे ब्रिज भी वहां आ गया। तीनों ने रूम में घुसकर नोटिस किया कि आहान सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा है। उसके माथे पर कोई सिकर नहीं था और न ही किसी तरह का कोई डर था। वो बहुत शांत और सहज था। क्या यही वो आहान है जिसने तुम्हारी यह हालत की है? सुहासिनी ने आहान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, हाँ मोम, रजत ने कहा। इतना सुनकर सुहासिनी आहान की तरफ गई और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि ब्रिज चौधरी का था। यह तुम क्या कर रही हो? क्यों हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो तुम? ब्रिज की बात सुनकर सुहासिनी गुस्से से तिलमिला उठी। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, ब्रिज ने कहा, मास्टर चोपड़ा, आप यहाँ। रूम में इंटर करते ही ब्रिज ने राज चोपड़ा और गुरुजी को देख लिया था। ब्रिज समझ गया था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। आहान ने अभिषेक का हाथ भी तोड़ा था, पर फिर भी राज ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसके रूम में उसको चाय पीता देख रहा था। मास्टर चोपड़ा, यह बात सुनकर सुहासिनी भी हक्की बक्की रह गई थी। सब जानते थे कि चोपड़ा फैमिली बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली थी। ब्रिज चौधरी, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है। राज ने ताना मारते हुए कहा, मास्टर चोपड़ा, मैं आपकी बात समझा नहीं। ब्रिज जानता था वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, पर फिर भी उसने अपना डर छुपाने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा कि तुम यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने किसी को भी भेजोगे और फिर खुद बच जाओगे? मैंने तुम्हें
इतना बेवकूफ तो नहीं समझा था। राज ने कहा, यंग मास्टर। यह दो शब्द सुनते ही ब्रिज और सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो लोग बस शिमला से आया एक मामूली इंसान समझ रहे थे, वो यंग मास्टर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। मास्टर चोपड़ा ब्रिज की जुबान लड़खड़ाने लगी। जब राज चोपड़ा आहान को परेशान नहीं कर रहे थे और अपने भाई के साथ किए गए सलूक का बदला नहीं ले रहे थे, तो उनकी क्या औकात। आहान के स्टेटस के बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे थे। यंग मास्टर, अब आप इनके साथ क्या करेंगे? राज ने सवाल किया। इस वक्त आहान बिल्कुल सहजता से खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यह समझना बिल्कुल मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ा, पर फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई, आहान ने बहुत क्लेमली कहा। रजत अब समझ चुका था कि आखिर आहान कौन था। उसके लिए सबकी ऐसी रिस्पेक्ट देखकर अब रजत घबराने लगा था। यंग मास्टर, मैं हार मानता हूं। सिलेंडर, अब तुम सिलेंडर करना चाहते हो? तुम्हारा सारा गुस्सा और अकड़ कहां गया? मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती, फिर भी तुमने यह किया, आहान ने ताना मारते हुए कहा। रजत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना सब झेल सके। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं गिर गया। यंग मास्टर, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। सुशील को मैंने भेजा था। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। सुहासिनी अपने घुटनों पर बैठकर आहान से माफी मांगने लगी। गुस्से से उसकी लाल हुई आंखें अब झुकी हुई थी। अब तक तो आप मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी और अब माफी मांग रही है। आपका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा नहीं हो गया? आहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आहान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं। जब सुहासिनी रूम में आई तब गुस्से में आहान को मारना चाहती थी, पर जब उसे आहान की असलियत का पता चला तो उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग रही थी। आहान को घृणा आने लगी। मैं वो सुहासिनी कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। उसने बस अपनी गर्दन झुका ली। ऐसा करते हैं इसका दूसरा हाथ भी तोड़ देते हैं ताकि इससे यह सब जिंदगी भर याद रहे। आहान उन्हें माफ करना नहीं चाहता था। राज को उसका ये फैसला सुनकर लगा कि आहान अभी भी थोड़ा दयालु हो रहा है। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया होता तो उसकी जान ले लेता। यस यंग मास्टर, राज ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। सुहासिनी आहान और राज का सीरियस चेहरा देखकर डर गई। वो अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, नादानी में इससे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आहान और राज को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान वहां खड़ा बस तमाशा देखना चाहता था और राज भी बिना डरे आगे बढ़ रहा था। सुहासिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसका दिमाग उससे बोल दिया और वो अपने बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए आपको पहले मुझे मारना होगा। राज और आहान दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें यह करता देख सुहासिनी के माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से कहा, आप देख क्या रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? राज को अब गुस्सा आने लगा था। ठीक है, फिर तुम हम दोनों को मार दो। वैसे भी ऐसे जिंदगी का क्या फायदा? हम बच तो वैसे भी नहीं सकते। इससे अच्छा है हम दोनों को मार दो। सुहासिनी चिल्लाने लगी। उसे लग रहा था कि इतने लोगों के बीच में वो जान से मार देने की गलती नहीं करेगा, पर राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। तभी ब्रिज आ गया। माफ कर दीजिए यंग मास्टर, इन दोनों से गलती हो गई है।
उसकी माफी मैं मांगता हूं आपसे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती शायद मेरी है, मैं ही अपने परिवार को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। आहान को यह फैमिली ड्रामा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए यह सब बिल्कुल मायने नहीं रखता था। ऐसे लोगों से डील करने के लिए उसके पास बहुत सारे लोग थे। उसने इरिटेट होते हुए कहा, जाने दो इन्हें, मुझे इनका फैमिली ड्रामा नहीं देखना है, मुझे और भी जरूरी काम है, जाने दो। वहां मौजूद सब लोग हैरान थे। यंग मास्टर उन्हें छोड़ना चाहते थे। राज ने जैसे ही कोई सवाल करना चाहा तो आहान ने कहा, यह लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। अब अगर आगे कुछ भी ऐसा किया तुम लोगों ने तो मैं नहीं छोड़ूंगा, समझे? नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक यू यंग मास्टर, आप महान हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी बीवी और बेटा ऐसा कोई गलती ना करे। बिज ने उसका आसान मानते हुए कहा। आहान ने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद चौधरी फैमिली वहां से चली गई। राज और गुरुजी भी चले गए। आहान फिर से सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कैसे ब्रिज ने अपने परिवार को बचा लिया था। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। कैसे उसका पूरा परिवार उसे और उसकी माँ को टार्चर करते थे और वो भी ऐसे ही घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते थे। फर्क यह था कि रजत और सुहासिनी के पास एक पिता और पति था, पर आहान और उसकी माँ के पास कोई नहीं था। यह सोचते सोचते आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी सुशील बाथरूम से बाहर आया। उसके पैर पर बहुत चोट लगी थी, फिर भी वो खुद को संभालते हुए चल पा रहा था, क्योंकि वह मार्शल आर्ट में स्टेज 1 में ट्रेन था। वो आहान के पास आया और बोला, यंग मास्टर, आहान और उसकी डील के मुताबिक अगर रजत और सुहासिनी वहां आ गए तो उसे छोड़ देगा। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका सच सच जवाब देना और मैं तुम्हें जाने दूंगा। आहान ने कहा, आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुशील ने तुरंत जवाब दिया। आहान का अब मनाली आना जाना लगा रहने वाला था। आहान यहाँ के मार्शल आर्ट कल्चर के बारे में जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि मार्शल आर्ट के कितने लोग स्टेज 1 के हिस्से थे और कितने लोग स्टेज 2 का हिस्सा थे। मार्शल आर्ट स्टेज 1 में कितने लोग हैं? आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जितना मैं जानता हूं अभी मार्शल आर्ट स्टेज 1 में मनाली शहर में 150 लोग हैं। इनमें से 100 लोग लेवल 1 पर हैं, 30 लोग लेवल 2 पर और 20 लोग फाइनल लेवल पर हैं। सुशील ने सच सच जवाब दिया। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल था। बहुत कम लोग थे जो मार्शल आर्ट में जाते थे। टाइम बहुत बदल गया था। लोगों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। इसका दूसरा कारण टेक्नोलॉजी भी था। नई टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से अब हथियार यूज करना आसान हो गया था। स्टेज 2 पर पहुंचना तो और भी मुश्किल था। लोग स्टेज 1 के सारे लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते थे, पर कुछ ऐसे लोग थे जो स्टेज 2 के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते थे। स्टेज 2 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की बहुत इज्जत होती थी। सुशील भी स्टेज 2 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। चौधरी फैमिली ने उसकी फाइनेंशियली बहुत साथ दिया था। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग पर लाखों रुपए खर्च किए थे और इतना ही नहीं, मनाली के पॉश एरिया में उसके लिए एक बंगला भी बनाया था। अच्छा ये बताओ, मार्शल आर्ट 2 पर कितने लोग हैं? आहान ने कुछ सोचते हुए पूछा। स्टेज 2 वाले लोग ही थे जो 3 साल पहले उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उसे लग रहा था कि शायद यह लोग मनाली से ही होंगे। स्टेज 2 पर ज्यादा लोग नहीं हैं, लगभग 10 से 12 लोग हैं। इतना कहते हुए सुशील ने उनके नाम और लेवल बताना शुरू किया।
आहान उन्हें बहुत ध्यान से सुनता रहा और नोट करता रहा। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। उसे इस बात का पता लगाना था कि 3 साल पहले उसके पीछे कौन लगे थे। और हाँ, जो आदमी मास्टर चोपड़ा के साथ था वो भी स्टेज 2 पर था, पर कौन से लेवल पर था यह मुझे अच्छे से नहीं पता। सुशील ने सब सच बताना ही ठीक समझा था। इतना तो वो समझ गया था कि आहान बहुत पहुंची हुई चीज है। अब आहान का सुशील की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। उसने एक नाम सुना और उसी पर अटक गया। वो कहीं न कहीं जानता था कि वो आदमी कौन था और शायद 3 साल पहले उन आदमियों के साथ था जो उसके पीछे पड़े थे। यंग मास्टर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया। शुक्रिया। क्या आप मेरा एक काम करोगे? आप मेरा यह काम कर दोगे तो मैं आपके पैरों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। आहान ने पूछा। मैं आपका हर काम करूंगा और रही बात मेरे पैर की तो वो मैं खुद देख लूंगा। आप अपना काम बताइए। मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपका काम करूंगा। सुशील ने रिक्वेस्टफुली कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अक्षय से दोस्ती कर लो। मुझे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। आहान ने जवाब दिया। हो जाएगा यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सुशील बहुत कॉन्फिडेंस था। अब तुम जा सकते हो। आहान के लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी था कि आखिर 3 साल पहले उसके पीछे कौन लोग थे। यंग मास्टर, इतना कहकर सुशील वहां से चला गया। क्या सुशील यह इंफॉर्मेशन ला पाएगा? क्या आहान जान पाएगा उसकी जान लेने के लिए 3 साल पहले कौन आए थे? आगे जानने के लिए देखते रहिए शोरगुल टैंक। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।